वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। नमस्कार, आदाब। फ्रेंड्स, यहूदी और अरब मुसलमानों की लगभग 1400 साल पुरानी दोस्ती और संबंध कब और कैसे दुश्मनी में तब्दील हो गई। इसी तरह यहूदी और ईसाइयों की लगभग 2000 साल पुरानी रंजिश, जिसकी शुरुआत यहूदियों द्वारा 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद से ही हो गई थी, किस तरह दोस्ती में तब्दील हो गई। आज इसी बेहद और अहम संजीदे मुद्दे पर मैं इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इतिहास इस बात का साक्षी है कि फ़िलिस्तीन से यहूदियों को ईसाइयों ने ही दूसरी सदी में खदेड़ा था और मुस्लिमों ने ही 7वीं सदी में यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाया था। फ़िलिस्तीन में यहूदियों के बसने की इजाज़त 638 ईस्वी में इस्लामी एम्पायर यानी साम्राज्य के दूसरे खलीफा हज़रत उमर ने दिया था। यह सिलसिला उमैया, अब्बासी और उस्मानी खलीफाओं के दौर में भी बदस्तूर जारी रहा। इन 1400 सालों में पूरी दुनिया से आकर यहूदी फ़िलिस्तीन में बस रहे थे, जबकि रोमन ईसाई किंग कॉन्स्टेंटाइन ने फ़िलिस्तीन में यहूदियों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाते हुए 313 ईस्वी में यहूदी धर्म को मानना अपराध घोषित कर दिया था। आइए अब हम देखते हैं कि यह सब कुछ कब, क्यों और कैसे हुआ। इतिहास पर नज़र डालने से पता चलता है कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस द्वारा जर्मनी को 2 भागों में बांटने और बीच में एक अलग पोलैंड देश बनाने को लेकर 1939 में जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक उसी तरह सेकंड वर्ल्ड वार के खात्मे के बाद 1948 में एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस के दबाव में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा द्वारा फ़िलिस्तीन की सरजमीन को 3 भागों में बांटकर एक अलग इंडिपेंडेंट इजराइल स्टेट बनाने के बाद यहूदियों और अरब देशों के बीच 1948 से लेकर अब तक जंग चलती आ रही है। आज हालत यह है कि इसी को लेकर पूरी दुनिया एक तीसरे वर्ल्ड वार के या आलमी जंग के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। जर्मनी के बंटवारे को लेकर 1930 में हिटलर ने कहा था, जर्मनी के बीचों बीच पोलैंड मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने में कटार भोंक दिया हो और घाव अभी तक रिस रहा हो। हकीकत में फ़िलिस्तीन के बंटवारे को अरब देश अभी भी नहीं भुला पाए हैं। उनका जख्म अभी भी हरा बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड को मैंने 3 भागों में तफसील से इस टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश किया है। पहले हिस्से में यहूदी धर्म के इतिहास, उसकी ओरिजिन के बारे में, दूसरे में ईसाइयों द्वारा यहूदियों को फ़िलिस्तीन से खदेड़ने और मुसलमानों द्वारा बसाने की इजाज़त देने, और तीसरे भाग में फ़िलिस्तीन के बंटवारे और यहूदी और अरब देशों की दुश्मनी तथा ईसाई यहूदी दोस्ती के बारे में ख़ास और बेशकीमती जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि यहूदी धर्म की ओरिजिन क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। साथियों, यहूदी धर्म दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक ख़ास धर्म है। इसे सेमेटिक और अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत यरूशलेम या आज के फ़िलिस्तीन या इजराइल के आसपास मानी जाती है। हज़रत अब्राहम या इब्राहिम यहूदियों के पहले पैगंबर हैं, लेकिन हज़रत मूसा या मोजेज ईसाइयों के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेट माने जाते हैं। इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक था, इसहाक के बेटे का नाम याकूब था, जिसे जैकब या इजराइल भी कहा जाता है। इसी जैकब या इजराइल के 12 बेटे पैदा हुए थे। इनका जन्म यरूशलेम के आसपास फ़िलिस्तीन इलाके में हुआ माना जाता है। याकूब यानी डेविड की
औलादों को बनी इसराइल कहा गया है। इन्हीं के नाम पर इसराइल देश का नाम भी पड़ा था। डेविड या याकूब के 12 बेटों से प्रोफेट मोजेस या मूसा, पैगंबर डेविड या दाऊद, प्रोफेट सोलोमन या सुलेमान पैदा हुए थे। सोलोमन या सुलेमान के राज का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल था। इस तरह इस इलाके का नाम इजराइल लगभग 9वीं सदी ईसा पूर्व में किंग सोलोमन के समय में रखा गया था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने वालिद पैगंबर डेविड या दाऊद की वसीयत के मुताबिक किंग सोलोमन ने यरूशलेम में एक पूजा घर या इबादत गाह की तामीर कराया था, जिसे फर्स्ट टेम्पल या सिनेगाग कहा जाता है। इस तरह यहूदियों का इतिहास लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। इतिहास के मुताले से मालूम होता है कि इजराइल किंगडम के साथ सदियों तक ज़्यादती जुल्म सितम किया जाता रहा। इसे अनेकों बार लूटा जाता रहा, इस पर हमला किया जाता रहा। साथियों, इजराइल किंगडम पर सबसे पहले 720 ईस्वी में इजराइल किंगडम पर सबसे पहले 720 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया ने हमला किया था। बाद में 586 बीसी में बेबीलोनियन ने हमला कर फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हुए जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया तथा यहूदियों को वहाँ से खदेड़ दिया। परिस्थितियाँ एक बार बदलती हैं। 539 बीसी में पर्शियन किंग साइरस ने बेबीलोनिया को हराकर इजराइल किंगडम पर कब्जा कर लिया। इसी पर्शियन किंग साइरस के आदेश पर 516 बीसी में उसी फर्स्ट टेम्पल की जगह दोबारा नया सिनेगाग या पूजा घर बनाया गया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। इसी तरह 63 बीसी में रोमन एम्पायर ने पर्शियन किंग को हराकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। रोमन किंग जूलियस सीजर ने 44 बीसी में इजराइल को रोमन एम्पायर के तहत एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देते हुए एक यहूदी को राजा बनाया, जिसे किंग हेरोड कहा जाता है। इजराइल को अब यहूदा या जूडा किंगडम भी कहा जाने लगा। किंग हेरोड ने लगभग 20 बीसी ईसा सदी पूर्व के आसपास प्रोफेट सोलोमन द्वारा निर्मित फर्स्ट टेम्पल या सिनेगाग के पास एक चबूतरे या प्लेटफार्म का निर्माण कराया, जिसे आज टेम्पल माउंट कहा जाता है। साथियों, यहाँ तक लगभग 500 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक बार हालात और परिस्थितियाँ बड़ी तेज़ी से बिगड़ने लगती हैं। पहली सदी तक आते आते ईसाई रोमन एम्पायर व यहूदियों के बीच संबंधों में दरार पड़ने लगी। हालत इस कदर ख़राब हो गया कि 70 एडी में रोमन किंग टाइटस ने पर्शियन किंग साइरस के वक्त में निर्मित सेकंड टेम्पल को ध्वस्त करा दिया। इन्हीं रोमनों ने ही पहली सदी ईस्वी में इजराइल किंगडम का नाम बदलकर पैलेस्टाइन रख दिया था, जिसे आज फिलिस्तीन कहा जाता है। साथियों, 135 एडी यानी दूसरी सदी तक आते आते इजराइल क्षेत्र से सारे यहूदियों को भगा दिया गया। एक फरमान जारी करते हुए यहूदी धर्म को मानना क्राइम यानी अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदी लगभग 600 साल तक यरूशलेम या इसराइल से भागकर पूरी दुनिया में इधर उधर बस गए। 380 ईस्वी में रोमन किंग ने ईसाई धर्म को राजधर्म या स्टेट रिलीजन घोषित करते हुए यरूशलेम में यहूदियों के प्रवेश को यानी आने को बैन कर दिया, और यह स्थिति लगभग 7वीं सदी के मध्य तक चलती रही। साथियों, अब हम दूसरे पार्ट के संबंध में रोशनी डालते हैं। साथियों, 7वीं सदी में इस्लामी हुकूमत के विस्तार के साथ मुस्लिम खलीफाओं के दौर में परिस्थितियां एक बार फिर से यहूदियों के पक्ष में बदलने लगती हैं। 638 एडी में इस्लामी साम्राज्य के खलीफा मोहम्मद उमर ने रोमन यानी बैजेंटाइन साम्राज्य को हराकर
यरूशलेम सहित इस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब यरूशलेम में ईसाई धर्म की जगह इस्लाम कायम हो गया। खलीफा मोहम्मद उमर ने रोमनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म कर यहूदियों को यरूशलेम में आने, बसने और इबादत करने की इजाज़त दे दिया। अब यहूदी फिर से यरूशलेम में आकर पूरी दुनिया से बसने लगे। हज़रत उमर के बाद उमैया खलीफाओं, अब्बासी और उस टर्की के उस्मानी खलीफाओं के दौर में भी कम व बेश यही सूरत हाल बनी रही। साथियों, मुस्लिम खलीफाओं के दौर में लगभग 1400 साल तक यहूदी फ़िलिस्तीन में आकर न सिर्फ रहने लगे थे बल्कि ज़मीनें खरीद कर यहाँ कारोबार भी करना शुरू कर दिए थे। अब तक इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। 19वीं सदी के आखिर में तथा 20वीं सदी के शुरू में फ़िलिस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने तथा उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर एक दूसरे के हित आपस में टकराने लगे थे। अब यहूदी और अरब मुसलमान, जिनके रिश्ते लगभग 1400 साल से बहुत अच्छे थे, ख़राब होने लगे। अब मुसलमानों को यहूदियों से ख़तरा महसूस होने लगा। यहीं से एक दूसरे के बीच नाइत्तेफाकी की शुरुआत होती है, जो वक्त के साथ साथ जंग में तब्दील हो गई। साथियों, यहीं से यहूदी और मुसलमानों के बीच रंजिश, दुश्मनी और यहूदियों व ईसाइयों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। 20वीं सदी के शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हालात तेज़ी से बदल रहे थे। इस वक्त पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस थे, जिन्हें एलाइड पावर्स कहा जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और बुल्गारिया थे, जिन्हें सेंट्रल पावर कहा जाता है। फ़िलिस्तीन में इस वक्त तुर्की के उस्मानी खलीफाओं की हुकूमत थी। तुर्की के उस्मानी एम्पायर की वजह से फ़िलिस्तीन की सेना एलाइड पावर्स यानी देशों के साथ या इंग्लैंड आदि के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। इस मौके की नज़ाकत को अच्छी तरह भांप कर फर्स्ट वर्ल्ड वार के आखिरी दिनों में यहूदियों ने इंग्लैंड से इस बात का मुतालबा करना शुरू कर दिया या मांग करनी शुरू कर दिया कि आप हमें फ़िलिस्तीन में सपोर्ट करिए, हमें यहाँ सहूलियतें दीजिए, बदले में हम आपका साथ देंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। इस आश्वासन के बाद 2 नवंबर 2017 में इंग्लैंड ने एक घोषणा किया, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस बालफोर डिक्लेरेशन 1917 में ब्रिटेन द्वारा किया गया एक सार्वजनिक वादा था, जिसमें फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल लैंड कायम करने के इंग्लैंड के मकसद की घोषणा की गई थी। इसे ब्रिटेन का वादा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस डिक्लेरेशन में यह घोषणा की गई थी कि हम लोग यानी इंग्लैंड इस फेवर में है कि फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल लैंड की व्यवस्था किया जाए। वर्ष 1918 में वर्ल्ड वार में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य बुरी तरह हार चुका था। अब फ़िलिस्तीन पर ऑटोमन तुर्कों की जगह इंग्लैंड का कब्जा हो गया था, जिससे सूरत हाल एकदम तेज़ी से बदलना शुरू हो गई थी। बेलफोर डिक्लेरेशन की मंशा और ब्रिटेन की कोशिशों और दबाव के कारण वर्ष 2019 में लीग ऑफ नेशंस में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन को एक मैंडेट या अधिकार दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि अब फ़िलिस्तीन के शासन की बागडोर इंग्लैंड खुद संभाले और यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में एक अलग राज्य बनाने की कार्रवाई करे। बेलफोर डिक्लेरेशन और लीग ऑफ नेशंस के इस मैंडेट का फ़िलिस्तीन सहित सभी अरब देशों ने जमकर मुखालफत करना शुरू किया। जगह जगह पर रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, कन्फ्लिक्ट किया जाने लगा। फ़िलिस्तीन और अरब देशों के साथ साथ भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के मुसलमानों ने भी यहूदियों का विरोध शुरू कर दिया। शायद इसी के बाद दुनिया के सारे मुसलमान यहूदियों के दुश्मन बन गए।
इस लीग ऑफ नेशंस के इस मैंडेट के बाद फ़िलिस्तीन में आलिया का दौर शुरू हो गया। पूरी दुनिया से यहूदी फ़िलिस्तीन आकर बसने लगे। फ़िलिस्तीन में यहूदियों के आकर बसने को आलिया कहा जाता है। अब जैसे जैसे फ़िलिस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे यहूदियों और अरबों के इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराने लगे। यहूदी कौम जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, स्ट्रांग और मेहनती कौम थी, फ़िलिस्तीन के रिसोर्सेज पर कब्जा करने लगी। यहूदी फ़िलिस्तीन में ज़मीनों को ख़रीदना शुरू कर दिए, जिससे अरबों में और ज़्यादा नाराज़गी और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता गया। यहीं से अरबों और यहूदियों के बीच टकराव, विवाद और संघर्ष की शुरुआत होती है। अब अरबों को यहूदियों से एक ख़तरा महसूस होने लगा। 1953 में जर्मनी में हिटलर का शासन कायम होने और इसके बाद यहूदियों पर किए जाने वाले जुल्म व सितम, हत्या, लूट, आगजनी और यूरोप से भगाए जाने के बाद आलिया यानी फ़िलिस्तीन में यहूदियों का आना और तेज़ हो गया। इसी 20वीं सदी के शुरू में यहूदियों के विरुद्ध यूरोप में एक ऐसी विचारधारा ने जन्म लेना शुरू कर दिया था जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है यहूदियों का उत्पीड़न, संहार और उनके खिलाफ हिंसा करना। इस थॉट का मकसद यहूदियों की हत्या करना, उनके संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर कब्जा करना, उनका उत्पीड़न करना, उन्हें डरा धमका कर यूरोप से बाहर करना था। इसको अंजाम देने के लिए जर्मनी का शासक बनने के बाद हिटलर ने जर्मनी, रूस, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन जैसे तमाम देशों में बाकायदा प्रोग्राम्स आयोजित किए। साथियों, प्रोग्राम एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी धर्म, जाति, समुदाय या वर्ग के खिलाफ प्लान्ड वे में दंगा भड़काकर मासकर करना, उसका संहार करना, लूटपाट करना और हिंसा कर, उत्पीड़न कर देश छोड़ने पर मजबूर करना। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। इसमें जनता के साथ साथ सेना और पुलिस भी भाग लेती थी। एंटीसेमिटिज्म विचारधारा परवान चढ़ी द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। गौरतलब है कि हिटलर जो खुद ईसाई था और यहूदियों से सख्त नफरत करता था, इसी नफरत के कारण इसने होलोकास्ट करवाना शुरू किया। होलोकास्ट का मतलब होता है यहूदियों का जिनोसाइड या नरसंहार। साथियों, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार ने आलिया को और तेज कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वार यानी 1939 से 45 तक यहूदियों के साथ जो कुछ हिटलर द्वारा किया गया उसे न तो कभी भुलाया जा सकता है और न इसका रिपीटेशन मुमकिन है। इस समय पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी लगभग 1,70,00,000 के आसपास थी, जिसमें से सिर्फ यूरोप में 90 लाख यहूदी रहते थे। इन 90 लाख यहूदियों में से 60 लाख यहूदियों को हिटलर की फ़ौज ने कंसंट्रेशन कैंप्स व गैस चैम्बरों में ठूंसकर मार डाला था। इसमें करीब 13 लाख मासूम यहूदी बच्चे भी शामिल थे। इंग्लैंड द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बावजूद भी हिटलर के होलोकास्ट के कारण यहूदियों का फ़िलिस्तीन आना बंद नहीं हुआ। फ़िलिस्तीन में 1922 में जहां यहूदियों की आबादी 11% थी, अब 1945 में बढ़कर 31% हो चुकी थी। सेकंड वर्ल्ड वार ने स्थिति को एकदम से बदल कर रख दिया था। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड, अमेरिका सहित एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्रों की जीत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहूदियों को हुआ। बर्लिन में हिटलर अपने बंकर में सुसाइड कर चुका था। एक्सिस पावर्स जर्मनी का साथ देकर फ़िलिस्तीन सहित अरब देश मित्र राष्ट्रों को यानी एलाइड पावर्स को पूरी तरह नाराज़ कर चुके थे। इधर फ़िलिस्तीन में यहूदियों की स्थिति बेहद मजबूत होती जा रही थी। अब यहूदी खुलकर साफ तौर से एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित किए जाने की मांग पर अड़े हुए थे। यहूदी इससे कम किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं थे, जबकि फ़िलिस्तीन सहित पूरे अरब देश इजराइल की इस मांग का जमकर मुखालफत कर रहे थे।
22 जुलाई 1986 को नाराज यहूदियों ने फिलिस्तीन स्थित होटल किंग डेविड पर, जिसमें इंग्लैंड का सेक्रेटेरिएट था, बमों द्वारा हमला कर ब्रिटेन के लगभग 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया तथा कई सैनिकों का अपहरण कर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। साथियों, इंग्लैंड खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। अब उसे इजराइल की स्थिति, फिलिस्तीन की स्थिति न निगलने बनती थी और न उगलते बन रही थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इंग्लैंड ने फरवरी 1947 में इस मसले को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करते हुए यह ऐलान कर दिया कि वह 15 मई 1948 तक हर हाल में फ़िलिस्तीन को छोड़ देगा। इंग्लैंड की इस घोषणा के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल असेंबली ने 29 नवंबर 1947 को एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसे इतिहास में रिजोल्यूशन नंबर या प्रस्ताव नंबर 181 कहा जाता है। इसे पार्टीशन प्लान या विभाजन योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का मकसद फ़िलिस्तीन के जियोग्राफिक एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र को 3 अलग अलग राज्यों में विभाजित करना था, एक यहूदी स्टेट और एक अरब राज्य। जेरूसलम को यूनाइटेड नेशंस के अंडर में कॉमन रखा गया था। इस प्रस्ताव संख्या 181 पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 10 देशों ने वोटिंग करने से मना कर दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 33 मत डाले गए और विपक्ष में कुल 13 मत डाले गए। इसमें 12 अरब देशों और हिंदुस्तान को मिलाकर कुल 13 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग किया था। साथियों, अरब देशों के अतिरिक्त भारत विश्व का इकलौता देश था जिसने इस प्रस्ताव के अगेंस्ट वोटिंग किया था। बकिया पूरे दुनिया में किसी कंट्री का साहस नहीं था, हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी ये अमेरिका, यूरोप सहित एलाइड पावर्स के देशों के खिलाफ जा सके। उस समय भारत ने बड़ा दुस्साहस किया था। फ्रेंड्स, इस रिजोल्यूशन में 3 तरह का प्रोविज़न किया था। इसमें एक यहूदी स्टेट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, और एक फ़िलिस्तीनी स्टेट बनाने का प्रोविज़न था, और जेरूसलम को कॉमन रखा गया था। इसका प्रशासन यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास खुद रखा था। इसके द्वारा फ़िलिस्तीन की सरजमीन को 3 भागों में बांट दिया गया। फ़िलिस्तीन के बीचों बीच वाले आधे से अधिक लगभग 52% एरिया को काटकर एक इंडिपेंडेंट इजराइल स्टेट बनाया गया था तथा उत्तर पश्चिम दक्षिणी लगभग 48% भूभाग को फ़िलिस्तीन के लिए छोड़ा गया था। अपनी घोषणा के मुताबिक 14 अप्रैल 1948 को इंग्लैंड फ़िलिस्तीन छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद तत्काल जेविस एजेंसी चीफ और वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव हेड डेविड बेन गोरियन ने 14 मई 1948 को एक इंडिपेंडेंट इजराइल देश की घोषणा कर दिया। डेविड बेन गोरियन को ही इजराइल के पहले पीएम के रूप में 15/5/1948 को शपथ दिलाई गई। इजराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में घोषित करने के पहले ही 11 मई 1948 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा इजराइल को यूएनओ की सदस्यता प्रदान कर दिया था। फ्रेंड्स, इजराइल राष्ट्र की घोषणा के तत्काल 11 मिनट बाद ही सबसे पहले अमेरिका ने इसे मान्यता दे दिया। इसके बाद ब्रिटेन, रसिया सहित पश्चिमी देशों ने भी इजराइल को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया। साथियों, 1950 में भारत ने भी इसके विरोध में वोटिंग करने के बावजूद भी अक्लमंदी दिखाते हुए इजराइल को मान्यता प्रदान किया। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान को छोड़कर ज़्यादातर मुस्लिम देश आज तक इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता नहीं प्रदान किया है। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दिया है। अमेरिका और इंग्लैंड सहित पश्चिमी देशों के दबाव में यूनाइटेड नेशन द्वारा पास किए गए इस रेजोल्यूशन और बंटवारे को नकारते हुए फ़िलिस्तीन सहित अरब देशों ने इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया।
साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए 15/8/1948 को, जिस दिन एक स्वतंत्र इजराइल देश की घोषणा की गई थी, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने एक साथ मिलकर सऊदी अरब, सूडान और जर्मन के सहयोग से इजराइल पर हमला कर दिया। यह जंग लगभग 1 साल तक चली। इस युद्ध में अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के सपोर्ट से इजराइल ने एक साथ सभी अरब देशों को हरा दिया। इजराइल ने अब फिलिस्तीन के पश्चिम दक्षिण भूभाग पर, जेरूसलम के और यरूशलेम के आधे भाग पर, वेस्ट बैंक के पश्चिमी भाग पर और उत्तर में फिलिस्तीनी भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। अब फिलिस्तीन के पास सिर्फ गाज़ा और वेस्टर्न बैंक का पूरा हिस्सा बाकी रह गया। साथ ही इसके बाद अरब और इजराइल देशों के बाद कई बार जंग हुई। स्वेज 1956 में स्वेज कैनाल या स्वेज संकट को लेकर इजराइल और मिस्र के बीच जंग हुई। इसमें भी मिस्र को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह 1967 में अरब और इजराइल देशों के बीच एक और जंग हुई, जिसे इतिहास में 6 डेज वार कहा जाता है। इजराइल ने अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लिबनान, इराक और फिलिस्तीन की ज्वाइंट सेना को सिर्फ 6 दिनों में धूल चटाकर मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ भाग भर भी कब्जा कर लिया, जिसे बाद में मिस्र द्वारा कब्जे को हटा लिया गया था। साथियों, युद्ध में हार के बाद मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने इस्तीफा दे दिया था और 1970 में इसी सदमे में उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या को लेकर और 1982 और 2006 में लेबनान को लेकर जंग हो चुकी है। इसके बाद से लेकर आज तक इजराइल के साथ अरब मुल्कों की झड़प होती रहती है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अक्टूबर 2023 से आज तक संघर्ष चल रहा है। अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी इस जंग की भेंट चढ़ चुकी है। मौजूदा वक्त में हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ईरान, लेबनान और इजराइल के बीच जंग जारी है। तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब अरब देशों के साथ इजराइल से जंग हुई है, तब तब इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की ज्वाइंट फौजों को एक साथ हराकर फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करता रहा है। इस तरह 1948 में यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के मुताबिक जहां फिलिस्तीन का एरिया 48% था, मौजूदा वक्त में वहीं सिमट कर सिर्फ 12% रह गया है। वह भी 2 भागों में बंटा हुआ है, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। इसी गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जिसको लेकर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह यहूदियों और अरब मुसलमानों के बीच 7वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के शुरू तक के लगभग 1400 साल पुराने अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती 1917 के बेलफोर डिक्लेरेशन और 1918 के लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट से शुरू होकर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव संख्या 181 व फिलिस्तीन के बंटवारे के बाद कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी दुश्मनी में तब्दील हो गई, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया न सिर्फ भुगत रही है, बल्कि एक थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसी तरह यहूदी और ईसाइयों की लगभग 2000 साल पुरानी दुश्मनी, जिसकी शुरुआत 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर यहूदियों द्वारा चढ़ाने के बाद से शुरू हो गई थी, इन्हीं वजूहात और घटनाओं के कारण दोस्ती में तब्दील होती गई। आज हालत यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ईसाई मुल्क इजराइल के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन्हीं मुल्कों की मदद से इजराइल सारे अरब मुल्कों पर गालिब है, भारी पड़ रहा है। इसी यहूदी और फिलिस्तीनी अरब मुस्लिम विवाद और रंजिश को लेकर आज पूरी दुनिया न सिर्फ 2 खेमों में बटी हुई है, बल्कि एक तीसरे जंग के कगार पर खड़ी है। आज हालात क्या हैं आप खुद देख रहे हैं। 1 साल से इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और ईरान के बीच जंग की हालत बनी हुई है।
हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अरब मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के सदियों पुराने संबंधों, दोस्ती और दुश्मनी को अच्छी तरह समझ गए होंगे और एक जिम्मेदार और शिक्षित शहरी या नागरिक होने के कारण इसे ज़रूर समझना चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, खासकर अपने बच्चों को ज़रूर, ताकि बच्चे इस बेशकीमती जानकारी से महरूम या वंचित न रह जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।